Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our World History series. इस वक्त हम बात कर रहे हैं interwar years की. Again and again, interwar years is the time period between the World War One and World War Two, and what were the various changes that took place in the world in that point during this time period. That is from 1919 roughly to 1939. हम इन 20 सालों की बात कर रहे हैं. इन 20 सालों में हमने अब पिछले लेक्चर में देखा कि यूएसएसआर का जन्म हो चुका है. आज हम बात करेंगे फैसिज्म की और इसको आज हम इन डिटेल देखेंगे क्योंकि ये वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है आज के वक्त में. एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और कैसे ये डिफरेंट है कम्युनिज्म से. उसके बाद हम बात करेंगे नाजिज्म की, although which is also in very broader sense it is also a type of fascism. फिर हम बात करेंगे स्टालिन की और फिर हम बात करेंगे जापानीज इंपीरियलिज्म की. उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 करवा देंगे. So again I welcome you to this lecture. What we are going to study in today's lecture, first of all how कि इटली में जो कंडीशंस थी कैसे उन्होंने मुसोलिनी को फेवर किया और दैट हाउ ही चेंज्ड इटली. फासिस्ट आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे और फिर एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कम्युनिज्म में जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा और फैसिज्म में. इम्पॉर्टेंट है. देखिए अगेन एंड अगेन क्योंकि ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये मेंस का यूपीएससी मेंस का सिलेबस का पार्ट है, प्रीलिम्स में नहीं आता है. तो यहाँ हमें जितना ज़्यादा हम आर्टिकुलेशन करेंगे, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है. दिस शुड बी अ मोर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रादर देन आई एम जस्ट टेलिंग यू फैक्ट्स, क्योंकि and rather I have told you very little facts in the whole this 20-25 lectures that we have gone through. ज़्यादातर हम आइडियोलॉजी की ही बात करेंगे, हम एनालिटिकल ज़्यादा होंगे क्योंकि जितना ज़्यादा हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे या चीज़ों को आर्टिकुलेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास कंटेंट होगा मेंस में लिखने के लिए. सो लेट अस बिगिन दिस. बिफोर वी बिगिन दैट लेट अस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार आने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो बार बार आने वाले हैं. सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भाई साहब हैं, दैट इज बेनिटो मुसोलिनी. ये सुप्रीम लीडर थे इटली के, फैसिस्ट लीडर थे और इनके जो फॉलोअर्स थे, जो मिलिटेंट्स थे, उनको कहा जाता था ब्लैक शर्ट्स. देन देयर वाज अ मार्च ऑन रोम when this tens of thousands of fascists actually marched home and demand government changes, and this was in 1992. Then a totalitarian state. इसको समझना बहुत जरूरी है. टोटलिटेरियन स्टेट का यहाँ मतलब है वन पार्टी डिक्टेटरशिप that regulates every aspect of lives of citizen. Every aspect means even what women will do, how much children they have, how husband and wife will live, everything. It is controlled or regulated by the government. लेकिन उससे पहले जरूरी है समझना इस टर्म को, फैसिज्म को. नाउ फैसिज्म को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसको मतलब एक सेंट्रलाइज्ड, एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है. पहली चीज सेंट्रलाइज्ड है, अथॉरिटेरियन है, लेकिन कम्युनिस्ट नहीं है. ये आपको समझना पड़ेगा. इसके डिफरेंट वर्जन्स आए दुनिया में डिफरेंट टाइम्स पे. लाइक हम आगे चल के देखेंगे कि जर्मनी में हिटलर आए, स्पेन फ्रैंको वाज देयर, पोर्चुगल में भी फैसिज्म आता है. वहाँ डिक्टेटर या जो सुप्रीम लीडर थे वो इट वाज सालाजार. उसके अलावा अर्जेंटीना में भी था, पेरॉन जो थे, he was the dictator. And every time there is a new dimension and a very different dimension which was given to this word fascism, which originated, let's say, in Italy.
फैसिज्म को समझना कभी कई बार मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि फैसिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए कभी कोई इतने बड़ी एक सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स या एक सेट ऑफ ऑथर्स या राइटर्स नहीं मिल पाया। जैसे कम्युनिज्म को मार्क्स मिला। मार्केट, अगर आप कैपिटलिज्म की या एक मार्केट लाइजोस्फीयर की अगर हम बात करें तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बहुत बड़ी फहरिस्त है जिन्होंने इस लाइजोस्फीयर को उसको 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 उसकी वकालत भी की और उसको एक्सप्लेन भी किया। लेकिन फैसिज्म को हम एक्सप्लेन उतना ब्रॉडली नहीं कर पाए। जैसे अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें फैसिज्म की, सबसे पहली चीज है स्टेबल एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। Now, we will be talking in reference to Italy only. So the Italian fascist movements was especially it was a reaction to जो existing set of government थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स उनका ये मानना था वहां उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि it is not possible for the democratic governments to provide stability, the political stability. So um, uh, that we should have a state where the government is first of all stable and all the powers and all the authority should be embedded, और जो जितना कुछ है वो सब सरकार के हाथ में हो। एंड each they should be corporate, not corporate, they talked about the corporate state also, where there should be various corporation and every corporation should be attached to the government. So this was the government part. But the most, what we call as dangerous or most you know striking feature of fascism was extreme nationalism. An emphasis was given कि ये जो एक्चुअली ये वो दौर था, हम जो इंटरवॉर ईयर्स जिसे कह रहे हैं ना, ये वो दौर था which was the rise of not nationalism, rather not even extreme nationalism, but rather the rise of ultra nationalism in the world. That every nation has to see a decline. देखो ये होता है, और उसके बाद चाहे आप अमेरिकन हिस्ट्री उठा के देखो, यूरोपियन हिस्ट्री उठा के देखो, so every nation has a decline, and this ultra nationalism says that there should be a rebirth of the nation. ये अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है ये ग्रेटनेस की बात करता है, ये अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है ये प्रेस्टीज की बात करता है। और सबसे बड़ी चीज, ये जो नेशनलिज्म है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये फैसिज्म है, ये सुपीरियरिटी ऑफ रेस के साथ साथ ये कहता है दैट आवर नेशन इज सुप्रीम, it's way better than all others. It also communists also talk about one party state. Now what is this one party state? कोई जरूरत नहीं, democratic debates and all this are not useful because ये जो डिबेट्स होती हैं, ये जो डेमोक्रेसी होती है, जो अपोजिशन होता है, ये जो क्वेश्चनिंग होती है, ये गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को कम करती है, और जब गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कम होगी तो प्रोग्रेस नहीं होगी। और इटली, ये जो इटालियन फैसिज्म का ये मानना था कि यही फैसिज्म जो है ये इन सब का दिस इज द ओनली सोल्यूशन, एंड that if Italy if Italy wants to have a great future, again देखो greatness की बात आई, glorification की बात आई, even if at the cost of destruction of basic human rights, basic democratic rights, हम इस one party state की बात करेंगे ताकि कोई हर्डल नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, हम सिर्फ काम करेंगे, एंड दिस इज द ओनली वे वेयर वी कैन हैव अ ग्रेट फ्यूचर। इसी का इम्पैक्ट ये था कि मुसोलिनी ने कभी खुद को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट समझा ही नहीं। वो अपने आप को द लीडर, he used to call him the il deus. What does the leader means in Italian?
एंड जैसे हिटलर को आप देखोगे तो हिटलर ने अपने आप को फ्यूरर कहलाया। इसी तरीके से क्यों? क्योंकि they do not want this whole democratic debate and parliamentarian procedures to slow down the so-called process of glorification that they claim कि उनकी authority से, उनके इस ideology से जो है एक glorification आएगा, वो democracy जो है उसे slow down करेगी। फिर ये बात करते हैं, ये जो fascism है ये बात करता है economic self sufficiency की। इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब you all know that we do not require any other country, we are not dependent on any other country for our growth, economic growth and development। एंड अगेन यहाँ पे देखो एक बड़ा, अभी जब इसके इस वीडियो में एंड में जब हम देखेंगे, जब हम कंट्रास्ट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे फैसिज्म में और कम्युनिज्म में, तो वहां आप देखोगे कि कितनी सिमिलैरिटीज और कितना डिफरेंस है। They are actually, this fascism is talking about, when it comes to economy, that the greatness of a state is very important in development of a nation, and the government actually must control the economic life of the state. Though this ideology or this thought that कि सरकार को या स्टेट को सब कुछ ओन करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक लाइफ और इकोनॉमिक सिनेरियो, इट इज वेरी मच डिफरेंट जो मार्क्स ने कहा, जो कम्युनिज्म में हमने देखा, ये उससे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये हम आगे देखेंगे। फिर अगेन ये इनका बहुत बड़ा एक हथियार था, प्रोपेगेंडा, यूजिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ सॉन्ग्स, डिस्प्लेज, रेडियोज, मीडिया, हर किसी को कंट्रोल कर रहे थे। ये यूनिफॉर्म्स की बात करते थे, डिसिप्लिन की बात करते थे, ये दिखाते थे मतलब people in similar uniform marching in thousands and tens of thousands, they're marching through the cities. जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको बोरिंग करार देके उनने कहा कि ये जो सदियों से ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज चली आ रही हैं, दिस आर ऑल ऑब्सोलीट नाउ, एंड व्हाट वी नीड इज हीरोइज्म, व्हाट वी नीड इज ग्लोरिफिकेशन। और इसमें इन्होंने रेडियो को, उस दौर की अगर हम बात करें, मीडिया को, प्लेकार्ड्स को और होर्डिंग्स को, इनको बहुत अच्छे से यूज किया टू स्प्रेड द गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा, द स्टेट प्रोपेगेंडा। और दे यूज्ड टू राइट सॉन्ग्स ऑन दैट डिस्प्लेस पे, अपना जो एक यूनिफॉर्मिटी है, अपनी जो यूनिटी है, उसे डिस्प्ले करते थे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रमोट तो वो ये कर रहे थे, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। देखो क्या फर्क है नेशनलिज्म में या ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म में, और एक और वर्ड है पैट्रियोटिज्म में। पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में एक फर्क है। नेशनलिज्म में इंसान कहीं ना कहीं अंधा हो जाता है, इंसान, उनको ये लगता है कि नहीं, माई कंट्री इज द बेस्ट, आप आंखें बंद कर लेते हैं और सिर्फ आप उसके उन एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं जो अच्छे हैं और जिनको आप ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। जहां वो कंट्री कमजोर है उसकी तरफ आंखें बंद कर ली जाती है। नेशन अबव एवरीथिंग, नेशनलिज्म इज नेशन अबव एवरीथिंग, which is in longer term is dangerous for any nation. What is patriotism, जिसे हम एक्चुअली देशभक्ति कहते हैं हिंदी में। पैट्रियोटिज्म का मतलब है कि अपने देश को एक बेहतर, अपने देश से प्रेम करना, हम देश प्रेम कह सकते हैं, अपने देश, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, और उस प्रोसेस में उसको महान नहीं बनाना है, उसको महान मानना नहीं, उसे महान बनाना है। कैसे? जो चीज अच्छी है उसे अच्छी बनाए रखना है, और जो चीज, जहां पे देखो कोई मुल्क परफेक्ट नहीं होता, और जहां पे उस मुल्क में जो कमियां हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है, उन पे आंखें नहीं बंद करनी है। अगर आप इंडिया की बात करोगे, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन इन मेकिंग। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड ग्रेन्स इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट, आई एम सॉरी,
India is the second largest producer of food grains in the world. Accepted. But ये भी सही है कि 40% से ज्यादा बच्चे अंडर द एज ऑफ 6 इन दिस कंट्री आर malnourished. ये भी एक फैक्ट है. तो हम सिर्फ अगर इसे ग्लोरीफाई करें, ओह वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फूड ग्रेन्स इन द वर्ल्ड, सर ग्रेट इनफ. लेकिन उस ग्रेटनेस का फायदा क्या अगर आपके खुद के घर के बच्चे जो है वो भूख या इवन भूख एक अलग ही टर्म है, अंडर नरिश्ड है, माल नरिश्ड है. तो पैट्रियोटिज्म कहता है कि हम वो ग्रेटनेस को एंजॉय करेंगे. पैट्रियोटिज्म ये नहीं कह रहा, या जो देश प्रेम है वो ये नहीं कह रहा कि हम उस ग्रेटनेस को एंजॉय, हम उसको करेंगे, लेकिन कब? जब पहले हम अपना घर पूरी तरीके से ठीक कर लें. दिस इज द डिफरेंस. कमियों को नजरअंदाज नहीं करना है, कमियों को देखना है, उसको सॉल्व करना है. ये पैट्रियोटिज्म है. नेशनलिज्म कहता है नहीं, अल्ट्रा नेशनलिज्म कह लो या एक्सट्रीम नेशनलिज्म कह लो, बोलता नहीं, आंखें बंद कर लो. जो अच्छा अच्छा है सिर्फ उसी का गुणगान करो, जो चीज जिसमें कम हो, जिसमें कमतर हो, उसको भूल जाओ. नहीं, दैट इज रॉन्ग. सो दिस इज द डिफरेंस. और बैक टू दिस फैसिज्म. एक और कैरेक्टरिस्टिक इस फैसिज्म का ये था, राइट इट हियर, कि यहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेंथ और वायलेंस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सो मिलिट्री स्ट्रेंथ और वायलेंस को जो है बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है. इट वाज बेसिकली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस फैसिस्ट वे ऑफ लाइफ. जो ओपोनेंट्स थे उनको वायलेंस के थ्रू सप्रेस किया जाता था. कहा जाता है कि मुसोलिनी himself has had a very aggressive foreign policy, and मुसोलिनी का बेसिकली कहना था that peace is absurd. We do not believe in that. So this is the whole idea of fascism. I think अब काफी कुछ क्लियर हुआ होगा आपको ये fascism. अब सवाल उठता है कि ये इटली में इतना क्यों राइज ऑफ फैसिज्म इतना ज्यादा क्यों हुआ. सो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इटली की जो कंडीशन थी, इट फेस्ड ह्यूज इकोनॉमिक केओस एंड देयर वाज अ ह्यूज पॉलिटिकल करप्शन. कंट्री की कंडीशन बिल्कुल was at its worst. And remember, whenever the किसी भी देश के हालात जब इस स्टेज पे आ जाते हैं कि इकोनॉमिक करप्शन है और पॉलिटिकल करप्शन है, इकोनॉमिक कंडीशन आर वर्स्ट, that is always an ideal time for any ambitious strong man, especially someone like Mussolini, to rise to power. मुसोलिनी ने सोशलिज्म को रिजेक्ट किया, और जो आइडिया था टू ब्रिंग इन इंटेंस नेशनलिज्म, एक अजब, मतलब एक कहना चाहिए एक अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो है वो मिला किसे? अपर क्लास को. क्यों? क्योंकि सोशलिज्म को रिजेक्ट कर रहा था. तो जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, जो अपर क्लास थी, उसको उसका सपोर्ट मिला. फिर जो मिडिल क्लास थी, जो वेटरन्स थे, वॉर वेटरन्स जो थे, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 के, उनसे भी सपोर्ट मिला. एंड बाय ब्रिंगिंग द इकोनॉमी अंडर द स्टेट कंट्रोल, जो यूरोपियन स्टेट्स, जो दूसरे यूरोपियन स्टेट्स में या कंट्रीज में जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, एनी हाउ मुसोलिनी वाज एबल टू सॉल्व और अवॉइड दोज प्रॉब्लम्स इन इटली. Now, why World War I Italy was in chaos? Number one, peasant seized lands. ठीक है. Worker went on strikes and seized factories. जो वॉर वेटरन्स थे उनको अनएम्प्लॉयमेंट वो फेस कर रहे थे, ट्रेड कम था, टैक्सेस ज्यादा थे. Government was split into the feuding factions. So these were the chaos in Italy after the First World War. This is a young man, a young Mussolini relatively. So
he rejected socialism as we discussed earlier, और extreme nationalism की वो बात कर रहा था. He was a fiery and charismatic speaker. His followers, the black shirts, used intimidation and terror to oust elected officials. तो एक टेरर का माहौल बनता है, एक एक फैसिस्ट स्टेट की बात होती है. और इसी इन सब कंडीशन में Mussolini actually introduced a fascist state in Italy. How? First of all, suppression of the rival parties. Suppression of the rival parties means those who were, क्योंकि democracy के he was against democracy as well as socialism. So जो भी rival parties थी, जो भी pro democratic या जो debate और इन चीज़ों में जो believe करती थी, उन सबको मुसोलिनी ने रिजेक्ट किया, सप्रेस किया. इलेक्शंस वर रिग्ड और जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स थे उनको हटा के अपने सपोर्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे बैठा दिया. ही कॉल्ड हिमसेल्फ अगेन एज द लीडर. एंड यहाँ तक जो है वो फैसिज्म की कहानी खत्म नहीं होती है. ही प्रिजर्व्ड कैपिटलिज्म, लेकिन he controlled the state. And as he was against socialism, और ये कैपिटलिज्म का दूसरा एक बहुत मेजर फीचर है कि या जिसे हम एक आज के टर्म में हम कहते हैं crony capitalism. Crony capitalism means favored, when the government, when capitalist and government is in nexus, the bureaucracy and the capitalist class is in nexus, and they start to, it ultimately leads to accumulation of wealth. But this is always at the expense of workers. Men were urged to be selfless and warriors fighting for Italy. So क्योंकि military और violence जो है वो एक major feature था. Women, they were pushed out of paying jobs to bear more children. कि जितने ज़्यादा the more and more children you will have, more children will be, there more people will be there for fighting for Italy and for their selfless work. Children were taught to obey strict military discipline. Education was supervised. How? Schools or universities, they were closely supervised. Teacher had to, they were have to, उनको एक यूनिफॉर्म होती थी, उनको एक लॉयल्टी ओथ जो है रिजीम के लिए, मतलब इन फेवर ऑफ द फैसिस्ट रिजीम उन्हें ओथ लेनी पड़ती थी. अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेक्स्ट बुक्स थी उसमें फैसिज्म को ग्लोरीफाई किया जाने लगा. And children and young people, they were encouraged to join the government youth organization. जैसे there was a GIL, एक youth organization था इटली में, and both men, boys and girls, they were organized to join sports and military parades. And there was a organization of young boys of who were known as the Son of Wolf. And 1937, मतलब जब ये लगने लगा कि हाँ the world is about to enter war और इस तरीके की situations आने लगी, तो यहाँ पे इनको इसका पार्ट बनना इसका पार्ट बनना मैंडेटरी कर दिया गया. और इनको एक मोटो दिया गया of the fascist regime, that is believe, obey and fight. अगर आप एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था फैसिस्ट स्टेट का, क्योंकि पोप ही वाज एट रोम, और जो पैपेसी थी या जो गवर्नमेंट पैपल स्टेट्स थे, दे वर नॉट इन गुड टर्म्स विद द इटालियन गवर्नमेंट सिंस 1870. जब हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा, तब से जो पैपल स्टेट्स थे या जो पोप थे उनके रिलेशंस दे वर लाइक इन हॉस्टाइल कंडीशन. एंड
जो उस वक्त पोप थे 1922 में, पोप पायस 11, he actually disapproved this totalitarian fascist government, and it is assumed, it is largely believed that Mussolini was an atheist, or um, he was he actually was something जिसको पोप के अगेंस्ट एक फिगर माना जाने लगा, which was that's why he called himself the leader. सो ये एक टसल और थोड़ा बहुत इन चीज के बीच का रिजल्ट ये होता है कि देयर वाज अ ट्रीटी, द लेटरन ट्रीटी ऑफ 1929, इंपॉर्टेंट है, जिससे वेटिकन जो है दैट इटली रिकॉग्नाइज्ड वेटिकन एज अ सॉवरेन स्टेट. सो दिस ट्रीटी इज इम्पॉर्टेंट, ये भी इसी दौरान होता है. And so these were like the main features of fascism, which was introduced by uh, Mussolini. Obviously propaganda, censorship, ये सारी चीजें भी चल रही थी. He will because यहाँ पे fascism encouraged extreme nationalism and loyalty to the state, एक character था. It glorified violence, war and discipline, aggressively pursued foreign expansion. So उस तरफ भी ये बढ़ रहे थे. Now आगे हम देखेंगे जर्मन भी आएगा. तो अब हमने देखा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास, I'll write it here, तीन यूरोप के अंदर तीन टोटलिटेरियन स्टेट मेजर, स्पेन भी था, पोर्चुगल भी था, लेकिन मेजर तीन स्टेट्स हैं जहां पे टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है, क्योंकि पैरेलल आपको हिटलर भी मिलेगा. तो जर्मनी, इटली एंड रशिया, और by this time it was USSR. So first of all, इनमें similarities क्या थी? There was a single party dictatorship, चाहे स्टालिन हो, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, with blind obedience to a leader. Dictatorship with blind obedience to a leader. All of them have a common characteristic, that state control the economy. Means जो प्राइवेट ओनरशिप थी उसको या तो रिकॉग्नाइज किया गया था, या बहुत बिल्कुल ही मिनिमम उनको रिकॉग्निशन मिला हुआ था. यूज ऑफ पुलिस, स्पाइस एंड टेरर टू एनफोर्स द विल ऑफ द स्टेट. गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ द मीडिया, ये सब में कॉमन था. यूज ऑफ स्कूल्स टू स्प्रेड आइडियोलॉजी टू चिल्ड्रन, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स. सो ये किसी भी टोटलिटेरियन स्टेट में, चाहे ये तीनों थे या कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब भी कोई स्टेट टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ बढ़ने लगता है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इमर्ज होती हैं. ब्लाइंड ओबीडियंस है, डिक्टेटरशिप है, स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी है, पुलिस का और जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका जो है अनजस्ट यूज होने लगता है, स्पेशली टू enforce the will of the people, especially to tackle the opposition or those who are raising voice against the state. गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ मीडिया जो है ये हमेशा से क्योंकि इट इज एक्चुअली, मीडिया इज द लिंक बिटवीन व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग एंड व्हाट पीपल आर फीलिंग. और जब यहाँ से भी नहीं होता है तो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको यूज़ किया जाता है एज अ टू स्प्रेड द आइडियोलॉजी, स्पेशली इन चिल्ड्रन. क्योंकि ये जो भी टोटलिटेरियन रहे या ये जो भी एक्सट्रीम नेशनलिज्म जिन्होंने फॉलो किया, उनका ये मानना था कि जितना ज़्यादा कहना चाहिए कि ये जितनी जल्दी एक्चुअली किसी भी ह्यूमन बीइंग में ये आइडियाज, ये थॉट्स जो हैं वो इनकलकेट कर दिए जाएंगे, उतनी ही जल्दी जो है ये मतलब उतना डीप और उतना हैवी इम्पैक्ट रहेगा फॉर अ लॉन्गर टर्म ऑफ टाइम. स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स, हमेशा से आप रेनेसां का दौर देखिए, आप किसी भी टाइम पर रेवोल्यूशन की, जब किसी भी रेवोल्यूशन की बात हुई हो, वहाँ पे आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है टू स्प्रेड द आइडियाज, टू नो स्पेशली व्हेन इट इज अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रिजीम. तो यहाँ पर भी इन टोटलिटेरियन स्टेट में भी ये चीज़ें, इन चीज़ों का सेंसरशिप, इन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस रहे. सो दिस वर द फीचर्स ऑफ
the totalitarian state, and this is an important part, the difference between the fascists and the communists. First of all, they pursued nationalist goals, और यहाँ जो कम्युनिस्ट थे वो बात कर रहे थे इंटरनेशनल चेंज की. Supported a society with defined classes, और कम्युनिस्ट बात करते थे क्लासलेस सोसाइटी की. Blind devotion to the state, this is a common point. Terror, used for terror for power, this is also a common point. Economic hard times and rule of by an elite. So these are like the common features, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ये इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं. यहाँ पे और भी इसमें आप चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल फैसिज्म में क्या हुआ, कैपिटलिज्म जो है was preserved. यहाँ पे कैपिटलिज्म का तो कोई रोल ही नहीं था, और ये कैपिटलिज्म जो प्रिजर्व किया गया किस, एट एक्सपेंस ऑफ वर्कर्स. और यहाँ पावर जो प्रोलेटेरिएट थे उनके हाथ में, उनके उन कहा जाता था कि पावर उनके हाथ में. So these were like the major differences and similarities, or between the fascism and the communists, the fascists and the communists. So that's it for this lecture. I hope you liked it. Do mention your to give your valuable comments, and if you have any suggestion, we'll try to incorporate that also. Till then, have a great time. I'll see you in the next lecture. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.